गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा में स्टूडेंट अपने पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन की इकाई पढ़ चुके हैं। आज अपने नया टॉपिक लेके आए हैं श्वसन तंत्र। दूसरे लेसन का नया टॉपिक है अपना श्वसन तंत्र। पहले अपने इसके अंदर पता होना चाहिए कि श्वसन क्या होता है और इसकी अपने को क्यों आवश्यकता होती है। प्रत्येक जो जीव है उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कब प्राप्त होगी, जो अपने खाद्य पदार्थ यानी जो अपने भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा तो उस भोजन से अपने को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों के अंदर क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है और अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो ये ऊर्जा प्राप्त होती है ये अपने को प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा की एक इकाई है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस एटीपी अणुओं के रूप में अपने को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और एटीपी ऊर्जा की एक इकाई है। तो बात कर रहे थे अपने श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन होता है कि जो ऑक्सीजन है O2 उसको तो ग्रहण करना और CO2 को क्या करना, त्याग करना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अपने ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण और CO2 का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यह आपने एक डेफिनेशन और दे सकते हैं इसकी कि निःश्वसन प्लस उत्सर्जन बराबर श्वसन। यानी निःश्वसन और उत्सर्जन की क्रिया संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। निःश्वसन किसे कहते हैं, O2 को ग्रहण करना और उत्सर्जन किसे कहते हैं, CO2 को त्यागना। ये दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अतः कोशिकीय श्वसन के अंदर क्या पढ़ते हैं अपने कि जो वातावरण की CO2 है उसका तो क्या कर लिया जाता है, अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है और जो CO2 है उसको क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। इसके दो प्रकार है। पहला है एक तो बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन, या इसको बोलते हैं अपने कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या होगा कि O2 को तो लेना और CO2 को त्यागना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को त्यागना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और बाह्य श्वसन को अपने क्या कह सकते हैं, स्वातन या सांस लेना भी कहते हैं। बाह्य श्वसन को क्या बोल सकते हैं अपने, स्वातन या सांस लेना। यानी बाह्य श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना, ये क्या कहलाता है, स्वातन या सांस लेना, या इसको क्या बोल सकते हैं अपने बाह्य श्वसन। दूसरा प्रकार का जो श्वसन है जिसको बोलते हैं अपने अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन। इसके अंदर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के विघटन के अंदर, यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक होगी, ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का विघटन करती है। अतः इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपने अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन, या अपने ऐसे बोल सकते हैं कोशिका द्वारा खाद्य पदार्थों के विघटन हेतु ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और ऊर्जा उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना प्लस CO2। और ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में उत्पन्न होती है, एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा की एक क्या है, इकाई है। एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करना और CO2 का निर्माण करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ये अंतः श्वसन या कोशिकीय श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। कोशिकीय श्वसन है दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन, या जिसको बोलते हैं अपने वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति।
यानी श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जो क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं अपने ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जब ग्लूकोज का विखंडन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऊर्जा तथा CO2 उत्पन्न होती है, तो इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीश्वसन। जैसे कि ये है अपने पास C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 ऑक्सीजन है, इनका क्या हुआ, विघटन हुआ ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या उत्पाद के रूप में जल के अणु निर्मित हुए, कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हुई प्लस ऊर्जा निर्मित हुई। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने ऑक्सी या वायवीय श्वसन। जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीश्वसन। दूसरी होती है अनोक्सी या फिर इसको बोलते हैं अपने अवायवीय श्वसन। अनोक्सी या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका विघटन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और उत्पाद के रूप में क्या निर्मित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल प्लस इसमें क्या निर्मित होगी, ऊर्जा। यानी जब खाद्य पदार्थों का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। जैसे ग्लूकोज के विघटन होगा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होगी और एथेनॉल या बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल निर्मित होगा और ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो कोशिकीय श्वसन या जिसको बोला आपने आंतरिक श्वसन, वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो गया ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन, यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है, उसे ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे जो ग्लूकोज है उसका विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अवायवीय अनोक्सीश्वसन में क्या होगा, जब खाद्य पदार्थों का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, अनोक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये हो गया कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार। अब जो मानव के अंदर अपना श्वसन तंत्र है, यानी श्वसन क्रिया के अंदर काम में आने वाले अंग जो हैं वो मिलके एक तंत्र निर्मित कर रहे हैं, और उस तंत्र को क्या बोलते हैं अपने श्वसन तंत्र। और मानव जो श्वसन तंत्र है उसकी संरचना इस प्रकार है। देखिए ये अपने नासा छिद्र, ये होगी नासा गुहा, ये होगी ग्रसनी, ये होगी अपनी श्वास नाल।
श्वास नाल आगे दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपने, एक दाएं फेफड़े के अंदर चली जाती है और दूसरी बाएं फेफड़े में, जिसको बोल दिया अपने श्वसनी। और ये श्वसनी आगे चलकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्रमशः बोलते हैं अपने प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका और तृतीयक श्वसनिका। इन श्वसनिकाओं के आगे वाले सिरे के ऊपर फूली हुई गुब्बारेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं अपने वायु कुपिका। क्या बोलते हैं? वायु कुपिका। और इन वायु कुपिकाओं के चारों ओर पाया जाता है रुधिर केशिकाओं का जाल। क्या पाया जाता है? रुधिर केशिकाओं का जाल। मानव के अंदर जो दो फेफड़े हैं, इसके अंदर बाया फेफड़ा जो है वो एक द्विपालित संरचना है, यानी दो पालियों से निर्मित संरचना है, और जो दायां फेफड़ा है वो क्या होता है? त्रिपालित, यानी तीन पालियों से निर्मित, या तीन पालियों के अंदर क्या होता है? विभाजित होता है। और इन दोनों फेफड़ों के नीचे जो एक पेशीय तनुपट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये हो गया अपना मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र को अपने दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इसका ऊपरी श्वसन तंत्र और दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? नासा छिद्र। मानव के अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, जो आगे चलकर किस में खुलते हैं? दूसरे भाग यानी नासा गुहा में। नासा गुहा की लंबी नलिका हो गई जो आगे चलकर इसके तीसरे भाग में खुल रही है, जिसको बोलते हैं अपने नासा ग्रसनी। तो देखो, ऊपरी श्वसन तंत्र के तीन भाग कौन कौन से हो गए? नासा छिद्र, नासा गुहा और ग्रसनी। एक जोड़ी नासा छिद्र आगे नासा गुहा में खुल रहे हैं। इस नासा गुहा के अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं और श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है। जो श्लेष्मा इस नासा गुहा के अंदर रोम पाए जाते हैं, इन रोम का क्या कार्य है कि जो अपने श्वसन क्रिया के दौरान वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु के साथ जाने वाली अशुद्धियां जैसे कि धूल के कण हैं, इन धूल के कणों को छान कर क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है और शुद्ध वायु को क्या कर दिया जाता है? आगे भेज दिया जाता है। यानी अशुद्धियों को ये रोम जो है नासा गुहा में पाए जाने वाले, ये आगे वायु के साथ नहीं जाने देते हैं। और इसके पश्चात दूसरा भाग आता है अपना निचला श्वसन तंत्र, जिसके अंदर अपनी है श्वास नाल। पहला भाग कौन सा हो गया? श्वास नाल। श्वास नाल आगे चलकर दो भागों में, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और दूसरी बाएं फेफड़े में, जिनको बोलते हैं अपने श्वसनी। श्वसनी आगे चलकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको बोलते हैं अपने श्वसनिका। और श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा फैली हुई गुब्बारेनुमा संरचना बनाता है, जिसको बोलते हैं अपने वायु कुपिका और फेफड़े। ये हो गया अपना निचला श्वसन तंत्र। अब प्रत्येक के बारे में दोबारा ध्यान से सुनो। श्वास नाल, मानव की जो ग्रसनी है वो आगे एक नलिका के रूप में खुलती है, जिसको बोलते हैं अपने श्वास नाल। इस श्वास नाल के अंदर वल्य पाए जाते हैं और ये वल्य उपास्थि से निर्मित होते हैं। उपास्थि से निर्मित सी आकार के वल्य पाए जाते हैं इस श्वास नाल के अंदर। इन वल्य का कार्य जो क्या होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान ये श्वास नाल को पिचकने से रोकते हैं और श्वास नाल आगे चलकर दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है या दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको बोलते हैं अपने क्रमशः दाई श्वसनी और बाई श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी एक एक करके दो भागों में विभाजित हो गई, एक बाएं फेफड़े में चली गई और दूसरी दाएं फेफड़े में। और ये श्वसनियां आगे चलकर छोटी छोटी इकाई रूपा संरचना जैसे छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है, जिनको बोलते हैं अपने श्वसनिका। जैसे इसको बोल दिया प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका और तृतीयक श्वसनिका। इन श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा क्या होता है? फूली गुब्बारेनुमा संरचना बनाता है, जिनको बोलते हैं अपने वायु कुपिका। और इन वायु कुपिकाओं के अंदर क्या होता है कि जो गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है,
यानी यहाँ वायु कोशिकाओं के अंदर चारों ओर रुधिर वाहिकाओं का जाल है। यहाँ पे क्या होगा, शरीर का अशुद्ध रुधिर है, यानी कौन सा रुधिर है, जो CO2 युक्त रुधिर है, उस रुधिर को लाया जाता है कहाँ पर, इन वायु कोशिकाओं में। और यहाँ पर CO2 क्या कर ली जाती है, रुधिर से अलग कर ली जाती है और इस रुधिर के अंदर O2 विलय कर दी जाती है। तो रुधिर क्या हो गया, शुद्ध, जिसको रुधिर वाहिनियों के द्वारा ले जाया गया आगे शरीर के विभिन्न भागों में, और जो CO2 अलग की है उसको उत्सर्जन की क्रिया के दौरान वापस क्या कर दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंतिम भाग आगे फेफड़े। मानव के अंदर एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं हल्के गुलाबी रंग के, जिसमें से बायां फेफड़ा जो है वो 2 पालियों से निर्मित है और दायां फेफड़ा जो है वो 3 पालियों से निर्मित है। इन फेफड़ों को ऊतक गुहा से अलग करने वाली पेशीय तनुपट संरचना जो है, जिसको क्या कहते हैं, अपने डायफ्राम। ये हो गया अपना मानव श्वसन तंत्र। इसके बाद जो है बात करते हैं अपने श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की जो क्रियाविधि जो है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण जो होता है वो होता है निःश्वसन। निःश्वसन की प्रक्रिया में क्या हुआ कि O2 को अपने क्या किया, अंदर ग्रहण किया। जैसे ही अपने ऑक्सीजन या सांस लेंगे तो सांस लेते ही क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ने से क्या होगा, अपना जो डायफ्राम है वो डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर गति करेगा। ये क्या होगी, निःश्वसन की प्रक्रिया, यानी सांस अंदर की ओर ली, वायु अंदर की ओर ग्रहण की, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा और डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की ओर गति करता है। दूसरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, उत्सवसन। उत्सवसन की प्रक्रिया में क्या होगा, अपने CO2 का त्याग करते हैं और CO2 का त्याग करेंगे तो क्या होगा, इसका आयतन है जो है वो घट जाता है और आयतन घटते ही जो डायफ्राम है वो क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है। यानी जैसे ही निःश्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अंदर ली, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी डायफ्राम ने क्या की, नीचे की ओर गति की। और इससे क्या होगा कि जो अपने फेफड़ों के अंदर वायुमंडलीय, फेफड़ों के अंदर जो वायु का दाब है वो वायुमंडलीय वायु की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वायुमंडलीय वायु जो है वो फेफड़ों के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा उत्सर्जन की, कि वायुमंडलीय वायु दाब की अपेक्षा फेफड़ों के अंदर वायु का दाब क्या है, अधिक है, तो अपने क्या करेंगे, CO2 का उत्सर्जन करेंगे। जैसे CO2 फेफड़ों से बाहर निकली, वक्ष गुहा का क्या हो जाएगा, आयतन घट जाता है और डायफ्राम क्या है, ऊपर की ओर गति करने लगता है। ये हो गई अपने श्वसन की क्रियाविधि, यानी 2 चरणों में पूर्ण होती है श्वसन की क्रियाविधि। पहला चरण निःश्वसन और दूसरा चरण उत्सर्जन। और यही बात अपने श्वसन में बताई थी आपको कि निःश्वसन और उत्सर्जन या O2 लेना और CO2 का उत्सर्जन करना, ये दोनों के लिए संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, अपनी श्वसन कहलाती है। ये छात्रों अपना कंप्लीट हो गया श्वसन तंत्र। नेक्स्ट नई क्लास के अंदर अपने लेके आएंगे पाचन तंत्र।